एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है राजपूत पीरियड। इनका जो शासन चला था वो 650 से लेके 1206 एडी तक चला था। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि जितना भी डायनेस्टी शुरू हो रहा है मौर्य काल से लेके अब तक, वो सारे डायनेस्टी एक से एक लिंक हैं। जब मौर्य एम्पायर ख़त्म हुआ था तो गुप्ता शुरू हुए थे और उनके फ्यूडिटीज थे गुप्तास। तो ठीक है, जब गुप्तास ख़त्म हुए तो हर्षवर्धन आए थे। तो जब हर्षवर्धन ख़त्म हुए थे, मतलब जब एक्सपायर हुए थे, तो उसके बाद इनके जो फ्यूडिटीज थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिए थे और एक के बाद एक उभरने लगे थे। ठीक है, तो ये राजपूत थे कौन, इनके ऊपर भी बहुत सारी थ्योरियाँ आई हुई हैं। राजपूत पीरियड तो शुरू हुआ हर्षवर्धन के बाद, जो कि 650 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये राजपूत कौन थे इस पर भी अलग अलग राइटर ने अलग अलग थ्योरी देखे गए हैं। तो आइए बात करते हैं किसने कौन सी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो पहली थ्योरी का नाम था फॉरेन थ्योरी, जिसको दिया था कर्नल जेम्स टॉड एंड वी.ए. स्मिथ ने। इन्होंने क्या कहा था कि राजपूत आर द डिसेंडेंट्स ऑफ द रेस लाइक साक्स, कुसाना एंड हुंस। तो हुंस के बारे में हम लोग पढ़े थे, जब कुमार गुप्त का पीरियड चला था तो हुंस वेस्टर्न फ्रंटियर से बार बार अटैक कर रहे थे गुप्तास पे। ठीक है, तो ये वही हुंस हैं। तो ये जो कर्नल जेम्स टॉड एंड वी.ए. स्मिथ हैं, ये क्या कहते हैं कि जो राजपूत से वो उनके एंसेस्टर डिसेंडेंट हैं, उनके एंसेस्टर नहीं, डिसेंडेंट हैं। किसके? साक के, कुसाना के और हुंस के। और उनका तर्क ये था, वो ये इस बात को सपोर्ट करने के लिए कहते थे कि जो साक्स थे वो फायर की पूजा करते थे, फायर की पूजा करते थे, और आज राजपूत भी फायर की पूजा करते हैं। ठीक है, इसलिए वो यह कहते थे कि जो राजपूत थे वो साक्स, कुसाना और हुंस के डिसेंडेंट हैं। और इस बात को सपोर्ट कौन कौन करता है? हमारे इंडियन राइटर में ईश्वरी प्रसाद, फिर हैं D.R. भंडाकर। इन दोनों नाम को याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों इंडियन नाम है। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद और D.R. भंडाकर इस फॉरेन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है मिक्स थ्योरी। मिक्स थ्योरी किसने दिया था? D.P. चटर्जी ने। D.P. चटर्जी, इन्होंने क्या कहा था? राजपूत इज अ मिक्स रेस, सम ऑफ देम्स आर डिसेंडेंट ऑफ द आर्यंस वाइल सम ऑफ देम आर फ्रॉम द फॉरेन रेस। इनका कहना ये था कि जो राजपूत थे वो डिसेंडेंट थे किसके? कुछ तो आर्यंस के थे और कुछ जो थे वो फॉरेन रेस के थे। जो फॉरेन जो ये हुंग्स और ये कुसाना साक्स आए थे इनके था। इन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जब यहाँ वापस इंडिया आ गए थे, ये लोग अटैक करके जब इंडिया आ गए थे, तो इनका क्या चलता था, ये शादी ब्याह करते थे इंडियन कल्चर में और उसके बाद ये वहाँ पे रिश्ता बनाते थे और उस हिसाब से फिर राजपूत आना शुरू हो गए थे इंडिया में। तो ये इस थ्योरी को कौन सपोर्ट करता है? D.P. चटर्जी। इनके द्वारा ये मिक्स थ्योरी इनकी द्वारा दी गई थी। तीसरी जो थ्योरी दी गई थी उसका नाम था क्षत्रिय थ्योरी। इसको देने वाले कौन थे? गौरी शंकर ओझा। इन्होंने क्या कहा था? दे आर द डिसेंडेंट ऑफ द एंशियंट क्षत्रिय बिलोंगिंग टू सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो राजपूत हैं, जो अब के राजपूत हैं, वो पुराने जो वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में जो वर्ण सिस्टम बना था, हमारा कास्ट सिस्टम बना था, उसमें जो क्षत्रिय थे, जो जो लड़ाई लड़ते थे, वही आज के युग के क्या है? राजपूत हैं। और इन्होंने ये कहा था कि राजपूत दो वंश में बटे हुए थे। एक था सूर्यवंश, जिसको कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ राम, डिसेंडेंट ऑफ राम सूर्यवंशी को कहा गया है, और चंद्रवंशी को कहा गया है डिसेंडेंट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, ऑल्सो द वर्ड राजपूत इज मैंशन इन द पुराण। भानवट यूज दिस टर्म। उन्होंने ये भी कहा है कि जो राजपूत वर्ड है वो पुराणों में भी मेंशन किया गया है, और भानवट जो थे उन्होंने भी इस टर्म को यूज किया था। अब ये भानवट कौन थे? भानवट के बारे में हर्षवर्धन में हमने पढ़ा था। भानवट एक किताब लिखे थे। कौन सी किताब लिखे थे ये आप बताएंगे? चौथी थ्योरी कौन सी है? वो अग्निकुल थ्योरी। इस थ्योरी को लिया गया था चंद्रप्रदाय की किताब है पृथ्वीराज रासो, जो कि पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई है। वहाँ से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो गुरु शिखर, माउंट आबू के गुरु शिखर पे एक यज्ञ करते हैं, जिस यज्ञ के वजह से ही राजपूत की उत्पत्ति होती है। उसमें से कौन कौन से निकलते हैं? चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो वशिष्ठ थे वो यज्ञ की और वहाँ से फिर जो राजपूत थे वो निकल के आते हैं। ठीक है, अब पृथ्वीराज रासो कौन सी भाषा में लिखी गई थी? ये ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी हुई थी। ठीक है, गुरु शिखर जो है माउंट आबू में है। अरावली का जो पहाड़ है उसका सबसे टॉप जो पिक है वो गुरु शिखर ही है। ये ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। गुरु शिखर माउंट आबू में जो अरावली का रेंज है उसका सबसे टॉप पिक यही है। अब ऋषि वशिष्ठ कौन थे, इनके बारे में तो कुछ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि जो वशिष्ठ थे, जो हम 7 स्टार देखते हैं सप्त ऋषि, उसमें से एक ऋषि जो हैं वो ऋषि वशिष्ठ ही हैं। इनके वाइफ का नाम रहता है अरुंधति। और ये कहा जाता है कि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो राम जी के गुरु थे, राम जी के
गुरु थे। और दशरथ के टाइम पे ये राजकुल गुरु थे, ठीक है, राजकुल गुरु थे। इनके बारे में याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो ब्रज भाषा में लिखी हुई थी, और गुरु शिखर जो है माउंट आबू का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो जब हर्षवर्धन एक्सपायर हो जाते हैं तो नॉर्थन इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं बचता है। तो जब स्ट्रॉन्ग लीडर खत्म हो गया, हर्षवर्धन के खत्म होते ही स्ट्रॉन्ग लीडर खत्म हो गया, तो जो उनके फ्यूडेटरीज थे वो क्या करते हैं, जो उनके सामंत थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं। और नॉर्थन इंडिया में 3 ऐसे फ्यूडेटरीज उभर के बाहर आते हैं। उसमें से रहते हैं पहले तो पाला जो बंगाल के होते हैं, राष्ट्रकूटा जो डेक्कन के होते हैं, और प्रतिहारा जो सेंट्रल इंडिया के होते हैं। फिर इन तीनों के आपस में एक लड़ाई हो जाती है, उसी लड़ाई को कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। अभी लड़ाई क्यों होती है, तो मेन कॉज क्या रहता है, द मेन कॉज वाज द डिज़ायर टू पोजेस द सिटी ऑफ कन्नौज, द सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी। जो कन्नौज राजधानी थी ना, वो इनको चाहिए था, क्योंकि वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, और जिसके पास हर्षवर्धन की राजधानी है वो नॉर्थन इंडिया का लीडर है, ऐसा ये सोचते थे। तो ये सब लड़ते थे कन्नौज के लिए। और दूसरी बात क्या हुआ कन्नौज में, इसका अगर एक बार मैप देखें तो कन्नौज अगर स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो सेंटर एरिया है, और जो नॉर्थन के सेंटर में है वो वहाँ का लीडर। तो प्रतिहारा सोचते थे ये इनके पास हो जाए, राष्ट्रकूटा सोचते थे इनके पास हो जाए, और पाला सोचते थे ये इनके पास हो जाए। इसके वजह से ये कन्नौज के लिए लड़ रहे थे आपस में। दूसरी बात है कि यहाँ से गंगा बहती है, यहाँ से गंगा बहती है, तो इनको एक ट्रेड रूट भी मिल जाता है गंगा का, एक ट्रेड रूट गंगा का भी मिल जाता है। तो ये सोचते थे कन्नौज एक बेनिफिशियल सिटी था इनके लिए, जिसके लिए ये लड़ रहे थे। अगर वो कन्नौज इनके हाथ में हो जाएगा सबसे बेनिफिट उसी राजा का होगा, और सेंटर में होगा तो वो सब पे कंट्रोल भी कर पाएगा। और सबसे मेन बात ये था कि वो हर्षवर्धन की राजधानी थी, हर्षवर्धन की राजधानी जिसके पास वो नॉर्थन एरिया का लीडर, इसलिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। इसको कहते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम की। तो वो कौन कौन से थे और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी स्टार्टिंग में। तो पहले हैं चौहान, जो कि दिल्ली जिनकी राजधानी थी, प्रतिहार थे अवंती के, चालुक्य थे अनिहलवाद के, राष्ट्रकूटा थे मलखंड के, और चंडेला थे खजुराहो के। इसके बाद भी उन्होंने अपनी राजधानी बदल दी थी। ये पहली राजधानी जो है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। बाद में इन्होंने और जीता और अपनी राजधानी को अलग अलग जगह बसाते चले गए। पहली डायनेस्टी कौन है, पाला डायनेस्टी। हम पाला डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये डायनेस्टी शुरू होती है 750 से लेके 1150 एडी तक चलती है, ठीक है। इसके फाउंडर थे गोपाल, और इन्होंने अपने राज्य को कहाँ तक फैलाया था, इन्होंने एक्सटेंड किया था मगध तक। इनके बेटे का नाम था धर्मपाल, जो कि अपने राज्य को बंगाल, बिहार और कन्नौज को भी जीत लेते हैं ये, ठीक है। धर्मपाल जो थे उन्होंने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। 2 चीज़ पूछ सकता है एग्जाम में, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी और दूसरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को धर्मपाल ने बनवाए थे, ठीक। उनके बेटे का नाम था देवपाल। क्या नाम था उनके बेटे का नाम, उनके बेटे का नाम था देवपाल, ठीक। और उनके देवपाल के दरबार के पोएट का नाम था वज्रदत्त, वज्रदत्ता। वज्रदत्ता कौन थे, देवपाल के कोर्ट के दरबार के पोएट थे। इन्होंने कहाँ तक कैप्चर किया था, इन्होंने आसाम और ओडिशा भी कैप्चर कर लिया था। किसने, देवपाल ने। करते हैं दूसरे डायनेस्टी की, जो कि नाम है प्रतिहारा। तो ये डायनेस्टी शुरू होती है 730 से चलती है 1036 एडी तक। इसके फाउंडर होते हैं हरिचंद्र, और इसमें बहुत सारे राजा होते हैं, लेकिन जो इसके इंपॉर्टेंट राजा होते हैं प्रतिहार डायनेस्टी के, वो थे राजा भोज वन, जिसको मिहिर भोज भी कहा जाता है। ये वैष्णविज्म के फॉलोअर थे, और इनको कौन सी उपाधि मिली थी, इनको उपाधि जो मिली थी वो थी आदि वराह की, आदि वराह की उपाधि मिली हुई थी। एक अरब के ट्रेवलर थे अल मसूदी, इन्होंने इनको कौन सी उपाधि दी थी, इन्होंने दी थी किंग बौरा की, किंग बौरा। ये उपाधि किसको, राजा भोज को दिया गया था अल मसूदी के द्वारा, ठीक है। अब बात करें आगे, तो अगला डायनेस्टी है राष्ट्रकूटा रूलर्स। इसके फाउंडर कौन थे, इनके फाउंडर थे दंती दुर्गा, दंती दुर्गा इनके फाउंडर थे, और इन्होंने ही कीर्तिवर्मन 2 को हरा के चालुक्य किंगडम को हथिया लिया था। कीर्तिवर्मन 2 को हराया था चालुक्य किंगडम। एक चालुक्य किंगडम के ही एक राजा थे पुल्यकासिन, जो कि हम लोग गुप्ता पीरियड में पढ़ रहे थे कि चालुक्य किंगडम के ही एक राजा रहते हैं पुल्यकासिन, जो कि हर्षवर्धन को हराए रहते हैं, और एकमात्र लड़ाई हर्षवर्धन हारे रहते हैं। याद रखिएगा, ये हम गुप्ता पीरियड में हम पढ़े थे, ठीक है। ही ऑल्सो डिफीटेड गुर्जर्स एंड कैप्चर्ड मालवा। इन्होंने गुजारा को भी हराया था और इनसे मालवा कैप्चर कर लिया था, कैप्चर्ड मालवा। अब राजा तो बहुत सारे थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट राजा थे प्रतिहार के, उनके बारे में बेसिक हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें पहले थे कृष्णा वन।
बॉट द मेजर पोर्शन ऑफ कर्नाटक एंड कोंकण अंडर हिज रूल। इन्होंने क्या किया था, कर्नाटक और कोंकण का कुछ हिस्सा, ज़्यादातर हिस्सा अपने कस्टडी में ले लिया था, अपने अंडर, अपने राज में मिला लिया था। ही बिल्ड द रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, उन्होंने कृष्णा वन ने ही बनवाया था उसको। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा किसने बनवाया था, कृष्णा वन। उसके बाद आते हैं गोविंद थ्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे स्टार मार्क भी किया हुआ है, इनके बारे में जानना। गोविंद थ्री के बारे में जानते हैं तो डिफीटेड धर्मपाल ऑफ पाला किंग एंड नागभट्ट टू ऑफ प्रतिहार। इन्होंने जब वो ट्राइपर्टाइट का जब स्ट्रगल चल रहा था तो गोविंद थ्री ही थे जो धर्मपाल को, जो पाला किंग के राजा थे धर्मपाल, उनको हराया था, और प्रतिहार के जो राजा थे नागभट्ट टू, उनको हरा के कन्नौज को अपने में ले लिया था। तो राष्ट्रकूटा के कौन से राजा थे जो इसको हराए थे, इन दोनों को हरा के कन्नौज लिए थे, वो थे गोविंद थ्री। याद रखिएगा गोविंद थ्री। ही वॉज कंपेयर्ड एज अलेक्जेंडर द ग्रेट। इनको अलेक्जेंडर द ग्रेट से भी कंपेयर किया जाता है और महाभारत के अर्जुना से भी कंपेयर किया जाता है। तो अगर ये पूछता है कि महाभारत के अर्जुना से और अलेक्जेंडर द ग्रेट को किससे कंपेयर किया जाता है, तो वो थे गोविंद थ्री। और गोविंद थ्री की जो राज्य था, ये बहुत बड़ा राज्य था, बहुत लंबा राज्य था। इस पर देख लेते कहाँ से कहाँ तक था। तो ये कन्नौज से लेके कैप कोमोरिन तक था, और इधर वेस्ट में भरूच से लेके ईस्ट में अपने सेंटर यूपी बनारस तक था। ठीक है, अब कैप कोमोरिन कहाँ पर है, कैप कोमोरिन आप ये देखो मैप में एकदम नीचे, जो मैप बना हुआ है इसमें एकदम नीचे देखो, कैप कोमोरिन वहाँ पर है। वहाँ से लेके कन्नौज तक उत्तर प्रदेश तक था, वेस्ट में भरूच से लेके उत्तर प्रदेश के बनारस तक था। ठीक, उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट राजा है राष्ट्रकूटा के, वो हैं अमोघवर्षा वन। इनको बहुत शांत राजा भी कहा जाता था, लेकिन बहुत बड़े राजा भी थे। ये क्या लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर मेड मलखन द कैपिटल। मलखन को जिसने अपना कैपिटल बना लिया था वो थे अमोघवर्षा वन। अब इनको महान क्यों कहा गया था, मेड पीस विथ हिज नाइबर। अपने ये पड़ोसी देश राज्यों से के साथ भी हमेशा दोस्ती और शांति बना के रखते थे। ये कभी मार कुटाई पे विश्वास नहीं किए, ये अपने पड़ोसी राज्य से भी शांति और दोस्ती बना के रखते थे। ही इज कॉल्ड द अशोक ऑफ द साउथ। इनको अशोक ऑफ द साउथ कहा गया था। यहाँ तक हम लोगों ने उन तीनों नॉर्थ के राजा के बारे में जाना जो लोग उभर रहे थे, जो थे पाला, राष्ट्रकूटा और प्रतिहार। अब बात करते हैं कुछ अदर इम्पोर्टेंट रूलर्स की, जिसमें पहला नाम आता है पृथ्वीराज चौहान, जिनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो इनके पिताजी का नाम था सोमेश्वर चौहान, जो कि अजमेर के राजा थे, सोमेश्वर चौहान। इनकी माँ का नाम था कपूर देवी, यहाँ शायद लिखना छूट गया है, माँ का नाम था कपूर देवी, कपूर देवी। ठीक है, इन बॉर्न कब था, 1166 का, इनका जो जन्म था वो 1166 का था। और ये जो थे चौहान डायनेस्टी के आखिरी राजा थे, चौहान डायनेस्टी के आखिरी राजा पृथ्वीराज चौहान थे। इनका राज तिलक कब हुआ था, 1179 एडी में हुआ था, जब ये मात्र 13 साल के थे। मात्र 13 साल की उम्र में इनका राज तिलक हो गया था। इनकी लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी, तो पहली लड़ाई थी इनकी पृथ्वीराज की, वो हुआ था चंडेला के राजा से, पृथ्वीराज के चंडेला से हुआ था, जो कि 1182 में हुआ था। उस टाइम ये जीत गए थे चंडेला से, और कुछ जो उनका टेरिटरी था वो कैप्चर कर लिए थे। बाद में चंडेला वापस लेके चले गए अपनी टेरिटरी, और ये शायद दूसरी वाले में हार गए थे, ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाए थे। चंडेला आए और अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जो टेरिटरी थी वो लेके चले गए। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट बैटल था पृथ्वीराज चौहान का, जो कि हिस्ट्री में नॉर्थन इंडिया की हिस्ट्री का जो टर्निंग पॉइंट था, वो था द फर्स्ट बैटल ऑफ टराइन, जो कि 1191 एडी में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज जीत गए थे। 1191 एडी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान जिसमें जीत गए थे। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि वो मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिए थे और वापस भेज दिए थे। ठीक एक साल के बाद बैटल ऑफ टराइन, सेकेंड बैटल ऑफ टराइन होता है, जिसमें जो कि होता है 1192 एडी में, जस्ट एक साल के बाद, जिसमें पृथ्वी हार जाते हैं। उसके बाद मोहम्मद गौरी इनको कैप्चर कर लेता है और अंधा कर देता है, और वहीं से नॉर्थन इंडिया की हिस्ट्री बदल जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अगले राजा थे वो थे जयचंद, ये कन्नौज के राजा थे और आखिरी राजपूत किंग थे, द लास्ट किंग ऑफ राजपूत एरा। ठीक है, अब ये जो टाइम है ना, ये टाइम ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक अलग राजा आ रहे थे, पहला राजा खत्म हो रहा दूसरा राजा, ये अलग अलग जगह पे अलग राजा उभर रहे थे, तो टाइम जो है वो अलग
भी मिल सकता है और एक साथ का भी मिल सकता है। तो इस टाइम पे मत जाइएगा कि ऐसे कंपेयर मत कीजिएगा कि पहले राजा वो आए थे उसके बाद ये आए, पहले पृथ्वीराज आए फिर जयचंद आए, ऐसा नहीं था। पृथ्वीराज अपना अलग जगह थे, जयचंद अपना अलग जगह थे। तो ये आखिरी राजा थे राजपूत के। इन्होंने एक बैटल लड़ा था जिसका नाम था बैटल ऑफ चंदावर। किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ये मोहम्मद गौरी वही जिन्होंने पृथ्वीराज को हराया था और ये वही मोहम्मद गौरी जिन्होंने जयचंद को भी हराया था। ये बैटल कब हुआ था? 1194 में, 1194। तो जितने भी बैटल को ग्रीन से बॉक्स बनाया हुआ है उन सबको याद रखिएगा, सब बैटल इंपॉर्टेंट है। पीईटी एग्जाम में बैटल अक्सर पूछता है किसके बीच हुआ था और ये कब हुआ था, ये तो पूछता है ये कब हुआ था। उसके बाद जो आखिरी राजा है वो है राणा कुंभा। इनका शासनकाल चलता है 1433 से लेकर 68 तक, 1468 एडी तक। इनके पिताजी का नाम रहता है राजा राणा मोकल सिंह। पिताजी का नाम राणा मोकल सिंह और माँ का नाम रहता है सौभाग्य देवी। माँ का नाम सौभाग्य देवी। ही वॉज द 48th राणा ऑफ मेवाड़। कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि ये कौन से राजा थे, 48 थे या 40 थे, तो ये कौन से थे? 48 राणा ऑफ मेवाड़। उसके बाद क्या होता है? एक ट्रेटी ऑफ चंपानेर होता है, ट्रेटी ऑफ चंपानेर। इसमें कौन कौन से करते हैं? जो गुजरात के सुल्तान होते हैं, सुल्तान अहमद शाह टू, ये गुजरात के होते हैं। और महमूद खिलजी के बीच में एक ट्रेटी साइन होता है राणा कुंभा को हराने के लिए और चित्तौड़गढ़ लेने के लिए। ये दोनों आपस में आते हैं, एक साथ इन पे अटैक करते हैं राणा कुंभा पे, लेकिन उसके बाद भी दोनों को वापस जाना पड़ता है, राणा कुंभा जीत जाते हैं। और वो ट्रेटी किसी मानने की नहीं रहती। ट्रेटी ऑफ चंपानेर किसके बीच में होता है? ये होता है सुल्तान अहमद शाह टू और महमूद खिलजी के बीच में। ये दोनों मिलकर भी उनको नहीं हरा पाते हैं। अपने इसी जीत को याद रखने के लिए राणा कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनवाया था जो कि 37 मीटर बड़ा था। विजय स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? ही वॉज किल्ड बाई हिज सन। इनके जो बेटे रहते हैं उदय सिंह, राणा उदय सिंह, उन्होंने गद्दी के लिए इनको मार दिया रहता है। ठीक है। अब कुछ बात करते हैं राजपूत एरा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे? पहला है खजुराहो, एमपी का खजुराहो टेम्पल, ये भी राजपूत एरा में ही बना हुआ है। लिंगराज टेम्पल उड़ीसा का, ये भी राजपूत एरा का बना हुआ है। फिर है सन टेम्पल कोणार्क का जो कि उड़ीसा वाला है, वो भी राजपूत एरा का ही बना हुआ है। और दिलवाड़ा टेम्पल जो कि माउंट आबू में बना हुआ है। ये सारे आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर हैं इसके राजपूत एरा के। ठीक है। तो इतना ही था राजपूत एरा में, इतनों को बार बार पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा जो चीज़ हैं थ्योरीज वगैरह और जो युद्ध हुए थे इनके बीच में, उन सबको बस देख लीजिए। ज़्यादातर युद्ध पे फोकस कीजिएगा, राजपूत एरा में कौन सा युद्ध कब हुआ था और उज्जैन को किस किसने जीता था, सॉरी कन्नौज को, जो कि हर्षा की राजधानी थी कन्नौज, उसको कौन कौन जीता था। तो इतना कर लीजिए, बाकी जो होगा वो हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।